अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, जिस तरह से वाकया अभी पहलगाम का हुआ और यानी कोई तहकीकात शुरू भी शायद ना हुई हो और उन्होंने पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहरा भी दिया, सिंध ताश मुआहदा भी उन्होंने मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया, पाकिस्तानियों के वीजे भी बंद कर दिए, जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उनको निकलने की भी अहकाम दे दिए। ये इतना सब कुछ टू मच टू अर्ली, ये सारा प्री प्लान नहीं लगता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिर है, देखिए, भांडा जब फूट जाता है, उनका अपना मीडिया जो है उसका मुंह काला हो गया है। भारत में सवालात उठने शुरू हो चुके हैं कि वो लाशें कहाँ गईं, जो इतनी 26-28 लाशें जो थी वो कहाँ चली गईं, जो उन्होंने उनके बकौल दहशतगर्द जो है उनको मार दिया, उनकी लाशें दिखाने में क्या मसला है? पाकिस्तान हर बार दिखाता है, पाकिस्तान बता देता है कि ये दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई, इसके अंदर फलाना फलाना जो है वो जहन्नम वासिल हुआ। उनको दिखाने के क्या प्रॉब्लम है? पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जब भारतीय मीडिया ये भी सवालात पूछ रहे हैं कि जनाब ये जो अभी आपने सारी सिचुएशन की, इसके लिए इंक्वायरी कहाँ हुई, तो वो इंक्वायरी हुई नहीं। अब देखे ना, जब ये दाल काली पूरी नजर आ रही है तो ये दाल में काला नहीं है, दाल पूरी काली है। और ये अब सिंध ताश मुआहदे की बात कर रहे हैं। सिंध ताश मुआहदा ये नहीं बंद कर सकते, ये एक इंटरनेशनल मुआहदा है। इसके अंदर वर्ल्ड बैंक और दीगर जो इदारे हैं, गारंटर्स होते हैं, इसके अंदर आप एकतरफा ये कार्रवाई नहीं कर सकते और पाकिस्तान को मजबूर न किया जाए उस सतह के ऊपर जाने के लिए जहां फिर भारत पछताए। दूसरी बात इसके अंदर जो है वो है, आपने वीजे बंद कर दिए, तो वीजे बंद कर दिए तो बहुत अच्छा किया। वीजे कौन, तुम्हारे मुल्क में जाना कौन चाहता है? ये तो सार्क ममालिक के तहत है, ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन है बाकायदा, ये साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन है। वो अब बताएंगे खुद ही कि भाई इसका क्या नतीजा निकलेगा। जाहिर है पाकिस्तान उसका मामला लेके जा सकता है, लेकिन जहां तक भारतीय इनको सिफारतकारों को बुलाने की बात है, तो भारतीय सिफारतकार जो है, हमें तो पता है कि ये सारे के सारे जो है वो रॉ के एजेंट हैं, ये रॉ के लिए काम करते हैं और रॉ अपने एजेंटों को बुलाने की कोशिश करेगी ताकि उससे पहले उनको ब्रीफ किया जा सके, उनको बताया जा सके कि जनाब ये मामला हो रहा है, हमने ये झूठ तो बोल दिए हैं, अब इनके ऊपर पर्दा डालो। अब वो जेडी वेंस आया है वहां अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट, तो उस टाइम पे ये ड्रामा रचा दिया है। नहीं, जिस तरह से आपने पहले सन 2000 मार्च 20 को जो है वो रचाया था, जब बिल क्लिंटन आ रहे थे, जब चितसिंगपुरा गांव के अंदर जो है वो इन्होंने 36 सिखों को कत्ल करके पाकिस्तान पर जो है वो इल्जाम धर दिया। और फिर इसी तरह 1995 में द मैडो किताब मौजूद है, आप पढ़ लें। मैडो के अंदर लिखा हुआ है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने एक तंजीम जो है अल इरफान जो है वो बनाई और वो एक अस्करियत पसंद तंजीम थी। उसने वहां 6 जो गैर मुल्की सयाहों को जो है पहले अगवा करके बाद में उनके जो है वो सर काट दिए, तो और उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पे धर दिया। और ये सारा इसलिए किया कि वो दुनिया में अपनी हमदर्दियां लेना चाहता था। तीसरी और अहम बात यह है कि भारत इस टाइम पे जिस अंदाज में फंस गया है, अंदरून मुल्क जो उसकी वफाक की हुकूमत है, आप देख लें कि वो बैसाखियों पे खड़ी है, कोएलिशन गवर्नमेंट है और नरेंद्र मोदी तो इलेक्शन हार गया था उस लिहाज से। और कश्मीर में जो अभी इन्होंने हालिया इलेक्शन करवाए, वहां भी वो जो है उनको शिकस्त फाश हुई बीजेपी को। तो ये वो सारी बातें हैं जो भारत को जो है वो बौखलाहट का शिकार कर रही हैं और नरेंद्र मोदी उजलत के फैसले कर रहे हैं। और जाहिर है झूठ के पांव नहीं होते, एक झूठ को छुपाने के लिए उनको 10 बोलने पड़ते हैं और 10 के 10 जो है वो झूठे साबित हो जाते हैं। सही। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, हमारे साथ हमारी नुमाइंदा राशिदा सियाल भी मौजूद हैं, वो भी आपसे बात करेंगी। और इस दौरान मैं भी चाहूंगा कि एक और बात जिसकी आप रोशनी डालना चाहें, तो 7 लाख के करीब फौज है मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की। अगर इतनी फौज, उनमें कोई दम होता तो पिछली बार जब कार्रवाई करने की कोशिश की थी तो जिस वक्त गन चलाते हैं तो अपने हेलीकॉप्टर को निशाना बना लेते हैं, हमसे तो हमारे तक तो उनकी गोली या गोला पहुंचता भी नहीं है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि जो भारत ने अपने पहले, आपको पता है, एक SU-30 जहाज था, वो गिरा, हमने पाकिस्तान ने एयर गिराया और उसके बाद एक MiG-21 जो है वो गिरा दिया। अब अगर उनको कोई बहुत ही शौक हो रहा है एडवेंचरिज्म का, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बेचारे छोटे बच्चे की जो हसरत है वो पूरी ना हो। भारत बेचारा इस टाइम पे एक छोटे बच्चे की तरह हरकतें कर रहा है, अपनी हसरत जरूर पूरी कर ले, लेकिन इस बार उसको चाय के साथ खाना भी मिलेगा और वो भी इतना जबरदस्त खाना मिलेगा कि वो तारीख में बता भी नहीं पाएंगे कि हमें खाने में मिला क्या था और हमने खाया
किया क्या। तो ये तो बात उनको पहले समझ लेनी चाहिए है कि पाकिस्तान एक मजबूत न्यूक्लियर रियासत है और डंके की चोट के ऊपर भारत के सामने खड़ा हुआ है। पूरी कौम पाकिस्तान की फौज के साथ खड़ी है इस मामले के अंदर। पाकिस्तान की कौम बड़ी जबरदस्त कौम है। जब भी कोई भारत की जानिब से, कुफर की जानिब से जब कोई हमला होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम यकजा होती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि मोदी जी, आपकी वजह से कौम यकजा हो गई। ये तो आपकी पॉलिसी जो थी, इसको आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपने क्या गलती कर ली। दूसरी बात इसके अंदर जो है वो आपने इनको कहा, देखें इनके पास एक रेजिमेंट है भारत की, जो फौजी रेजिमेंट है उसका नाम जो है वो माहर रेजिमेंट है। वो गुरिल्ला वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर के लिए जो है वो मशहूर है। कश्मीर के अंदर पिछले काफी अरसे से उसको जो है वो लाया गया, बुरी तरीके से पिट गई, नाकाम हो गई और तमाम उसके ऑपरेशंस फेल हो गए। नतीजा यह हुआ कि उसके बाद उन्होंने जो है वो स्पेशल इसराइल से ड्रोन मंगाए, जिनका नाम है हिरोन ड्रोन जो था वो वहां बिल्कुल नाकाम हुआ। वो जो इन्होंने उड़ाए वो अपनी ही चौकियों में लग गए, जिससे इनके मुतअद्दिद जो एहलकार थे, फौजी एहलकार, वो जख्मी हुए और कुछ जहन्नम वासिल हो गए। अब ये तो भारत की सरकार का आलम है। इससे पहले, इस वकुआ से पहले 4 ब्रिगेड फौज इन्होंने मजीद कुमक के लिए मंगाई, जिसको कहते हैं IBG, इंडिपेंडेंट ब्रिगेड ग्रुप्स, वो इन्होंने वहां मंगवाए। अब इसका क्या मकसद है, वो क्यों मंगवाए गए? अब लगता यह है कि ये तो सारा चले पाकिस्तान के खिलाफ उनका कुछ और मामला है, लेकिन मुझे कुछ दाल में कुछ और ही काला नजर आ रहा है। और वो ये है कि क्योंकि चीन जो है वो इनके लिए, अमेरिका के लिए खतरा बनकर उभरा और चीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने भारत का इंतखाब किया हुआ है। इस वजह से वो कहीं ऐसा ना हो कि गजा का जो मॉडल है वो कश्मीर के ऊपर रेप्लिकेट करें। ये है वो बात जो कि मुझे जो है वो परेशान कर रही है, क्योंकि आप देखें कि तुलसी गैबर्ट जो CIA की इंटेलिजेंस चीफ हैं, 3 हफ्ते कबल उन्होंने भारत का दौरा किया और नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात का मकसद क्या था? क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक तो अफगानिस्तान में उनको अपना असला वापस चाहिए। इस सिलसिले में या वो अफगानिस्तान जाते या पाकिस्तान जाती। लेकिन जो कि भारतीय निजात खातून हैं, तुलसी गैबर्ट, जो कि CIA अमेरिका की चीफ हैं इंटेलिजेंस की, उन्होंने वहां का दौरा किया। लगता यह है कि अभी जो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल कहा कि हम भारत के साथ खड़े हैं, और JD वेंस जो है, उनकी बेगम भी जो है वो आंध्र प्रदेश की एक हिंदू खातून है, वो भी वहां अपने जाती निजी दौरे के ऊपर आए हुए हैं। ये तमाम बातें जो हैं, ये लग रहा यह है कि पाकिस्तान को तो सिर्फ एक वक्त में वो टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन असली मसला जो है वो कश्मीर का मामला है, जिसको आप देख लें कि वो चीन को वहां उनको ट्रबल आ रही है। चीन ने 67 सोल्जर जो थे वो इनके अभी जहन्नम वासिल कर दिए। गलवान वादी के अंदर आपको याद है कि वहां तकरीबन फिस्ट फाइटिंग हुई, मुक्काबाजी हुई और मुक्के खा खा के जो है वो भारतीय फौज के 67 लोग जो थे वो जहन्नम वासिल हुए। 1000 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर चीन ने कब्जा कर लिया लद्दाख में इनके, लेकिन ये कुछ नहीं कर सके वहां। अब वो कहते हैं कि किसी सूरत अमेरिकी कोई आशीर्वाद मिल जाए या अमेरिकी मदद मिल जाए ताकि इस खित्ते में लाके अमेरिका को बिठा दिया जाए और कश्मीर के मामले को हमेशा के लिए खैरबाद कहा जाए। ये उनकी प्लानिंग हो सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो होता वही है जो रब चाहता है। राशिदा, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे अब्दुल्ला साहब से? जी बिल्कुल। अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी राशिदा साहिबा, मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब्दुल्ला गुल, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि पर्सोना नॉन ग्राटा विच इज़ अ वेरी सीरियस थिंग इन डिप्लोमेसी, और वो करार दिया गया है पाकिस्तान के जो इंडियन हाई कमीशन में दिल्ली में जो तैनात हैं डिफेंस, मिलिट्री, नेवल और एयर अटाशीज एडवाइजर्स, उनको कहा गया है कि वो फौरी तौर पर दिल्ली छोड़ दें। इसी तरह इंडिया ने अपने भी जो डिफेंस, एयर और नेवल एडवाइजर्स, अटाशीज हैं, उनको पुल आउट कर लिया है। कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को?
देखिए, पर्सोना नॉन ग्रेटा का जो मामला है वो तो नापसंदीदा शख्सियत करार दे के जो है वो आप निकाल देते हैं, लेकिन ये डिप्लोमेट्स के लिए मुमकिन हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के मामलात को दुनिया को अच्छी तरीके से मालूम है और ये पहली दफा नहीं हुआ, मुतअद्दद बार ये डिप्लोमेसी में होता रहा है और ये पर्सोना नॉन ग्रेटा करके ये रेसिप्रोकल होता है। अभी जो भारत ने अपने लोग बुलाए हैं, हम भी मेरे ख्याल में दफ्तर खारजा को ये इकदामात ले लेने चाहिए और उनको भी नापसंदीदा करार देके जो है वो छोड़ने का हुक्म दे देना चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि आपको पता है कि दफ्तर खारजा भी मैं कवर करती हूँ और ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है और दफ्तर खारजा का रिस्पांस का हम इंतजार कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? क्या इतना डिले रिस्पांस, इज इट आई मीन अ राइट थिंग, और अब्रप्टली रिस्पॉन्ड करना चाहिए था इस डेवलपमेंट पे फॉरेन ऑफिस को? मेरे ख्याल में इमीडिएट रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, क्योंकि अगर ऐसा ये कमजोर है तो फिर ये दफ्तर खारजा जो है ना, इसको लोग दफ्तर खारजी कहेंगे, खारजा नहीं कहेंगे। देखिए राशिदा साहिबा, आप, मुझे पता है आप बड़ी माशाल्लाह एक अच्छी सहाफी हैं, लेकिन आप इस चीज को समझें कि ये हो क्या रहा है। ये सारा का सारा एक ड्रामा बनाया गया है, ये सारा का सारा एक तयशुदा जो है वो प्लान के तहत हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान का दफ्तर खारजा जो है वो इस टाइम पे जो उसको किरदार अदा करना चाहिए था, यानी कि आज इनको तमाम पाकिस्तान में जितने डिप्लोमेट्स हैं, जितने सफीर हैं, उनको बुला के भारत के झूठे इल्जामात का जो है एक एक करके जवाब देना चाहिए था, बताना चाहिए था। जैसे मैंने अभी आपके टीवी पे बताया कि ये द मेडो का बताया, सन 2000 के वाकये का बताया, इसके बाद अब के वाकये का बताया, ये लाशें गायब होने का वाकया बताया। ये वो तमाम बातें हैं कि जो हमारे दफ्तर खारजा को बयान करनी चाहिए थी। लेकिन असल में मसला यह है कि सन 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद जब भारत ने आराम से कश्मीर को हड़प लिया, उसके बाद से हमारी जो है वो बड़ी अपोलोजेटिक पॉलिसी रही उस वक्त की, और भारत ये समझा कि ये तो हम पाकिस्तान को जो है वो जिस तरह से चाहेंगे वो चला लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में कमांड चेंज हो चुकी है, पाकिस्तान की फौज की जो क़यादत है वो बड़ी मजबूत है, और जो उन्होंने अभी भारत को जवाब दिए हैं वो भारत जो है वो अभी जो आर्मी चीफ ने जिस तरह से ओवरसीज कॉन्फ्रेंस में खिताब किया, ये भारत के लिए बड़ा एक चैलेंज बन के उभरा है। जो उन्होंने बलोचिस्तान के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई, जिस तरीके से उनको केपी और कश्मीर में जो है वो मुंह की खानी पड़ रही है, भारत के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। फिर पूरी दुनिया के अंदर भारत का जो है वो मुंह काला हो रहा है। आप देखें कि जिस तरीके से गार्डियन की स्टोरी बरतानिया के अंदर छपी और उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने जो है नापसंदीदा करार दे के रॉ के एजेंटों को निकाल दिया बाहर और अपने सिफारती ताल्लुकात बहुत ही कशीदा हो गए। इसके बाद अमेरिका के अंदर भारतीय जो रॉ का प्लान था वो पकड़ा गया। कतर के अंदर 8 भारतीय जो जासूस थे उनको सजाए मौत सुना दी गई। ये वो तमाम बातें हैं जिसकी वजह से भारत जो है वो शदीद जो जिसको कहते हैं कि आइसोलेशन का शिकार है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का वो शिकार हो गया। और पाकिस्तान की बढ़ती हुई डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स जो हैं वो उसके लिए जाहिर है इस टाइम पे परेशानी का बायस है। भारत जो है वो ये बातें कर रहा है कि जनाब ये मुआहदा खत्म हो जाएगा। ये मुआहदे नहीं खत्म होते, ये मुआहदे इंटरनेशनल गारंटर्स के जरिए होते हैं और इनको ना आसानी से जो है वो कबूल किया जाता है और ना आसानी से खत्म होते हैं। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूं कि दफ्तर खारजा को ये फौरन फैसला लेना चाहिए। माजी के अंदर भी हमारे एक ब्रिगेडियर ऑफिसर थे जो वहां दिफाई अटैची थे, ब्रिगेडियर अब्बासी साहब, और वो बाद में जनरल बन गए थे पाकिस्तान आके। उनको इन्होंने जो है वो इतना मारा था कि उनकी टांगें तोड़ दी थी। और ये भारत का जो है वो देखें कि एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल थी। फिर पाकिस्तान ने भारत के साथ ठीक ठाक उसका जो है वो इंतकाम भी लिया था। लेकिन बहरहाल वो एक किस्सा तारीना है, वो 1980 की दहाई की बात है, तो इसलिए मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन भारत को उनको आंखों में आंखें डाल के जवाब देना पड़ेगा, वरना ये आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाएंगे। इनको वो जबान सिखाई जाए जिसको उर्फ आम में जूते की जबान कहते हैं। एक सवाल मैं अब्दुल्ला, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपसे करना चाहती हूँ कि अभी आप खुद अपनी गुफ्तगू में कह रहे थे कि दोबारा से अगर कोई ऐसी हिंदुस्तान ने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो इस दफा चाय जो है वो कुछ और तरीके से पिलाई जाएगी। आपको लगता है कि कोई बालाकोट टाइप का कोई ड्रामा, कोई चीज, कोई एफर्ट, कोई ऐसा मिस एडवेंचर हिंदुस्तान दोबारा से करेगा, कोई जुर्रत करेगा?
देखिए रास्ता साहिबा, इसको अब जो बिल्कुल खारिज-ए-ज़िम्कान नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से इस टाइम पे बलूचिस्तान के अंदर एक मुख्तलिफ किस्म का जज्बा है, जिसको यकीनन भारत ने अपनी रियासत के खिलाफ, हमारे खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ भड़काया है। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ फाटा के इलाके के अंदर और इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो एक उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है भारी। तो यकीन मानिए कि इस टाइम पे अगर भारत में जरा भी अकल हुई तो वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तो पाकिस्तानी कौम को यकजा करने के मुतरादिफ होगा। तो भारत का मकसद कुछ और है इस सारे मामले के अंदर। एक तो भारत की जो गिरती हुई साख है उनकी आप देख लें कि जिस तरीके से उनकी असेंबली के अंदर उनको मार पड़ रही है और भारत के अंदर खुद आवाजें अब उठना शुरू हो गई हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये पहलगाम के अंदर ये वाकया के लाशें कहां चली गईं। ये सवालात अब आप देखेंगे कि कांग्रेस के लोग पूछेंगे, दीगर ऑपोजिशन जमातों के लोग पूछेंगे और भारत को इसके लेने के देने पड़ जाएंगे। तो पुलवामा जैसा वाकया या कोई और अगर करना चाहते हैं तो जरूर शौक से कर लें, क्योंकि कहीं हसरत ना रह जाए इन लोगों की, तो वो जरूर करके देख लें। लेकिन इनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। दो न्यूक्लियर रियासतों को टकराने की इजाजत दुनिया नहीं दे सकेगी। ये खतरनाक हो जाएगा और दुनिया जो है वो चौक होके रह जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म की कोई जंग होती है तो फिर आप यकीन मानिए कि 41 दिन तक इस खित्ते के ऊपर, आधी दुनिया के ऊपर जो नो फ्लाई जोन है वो बन जाएगा। तो दुनिया ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए दुनिया को पता है कि वो किस हद तक जाएंगे। भारत अभी क्योंकि उसने अपनी आवाम को बहुत ज्यादा उकसा दिया, उनका जो गोदी मीडिया है, जिसका नाम गोदी मीडिया इसलिए रखा गया, गोदी का जो टर्म है ये पाकिस्तानी ने नहीं बल्कि खुद एक भारतीय सहाफी रमेश कुमार ने जो है वो इस्तेमाल की, जो कि इंतहाई मोतबर और सीनियर सहाफी समझा जाता है। और उसने कहा कि ये जो हमारा मीडिया है ये झूठ का पर मबनी खबरें जो है वो शाया करता है, ये प्रोपेगेंडा करता है और ये मन घड़त खबरें जो है वो तामीर करता है। इसलिए इसका नाम गोदी मीडिया रखा गया। गोदी मीडिया ने जब से जो पाकिस्तान का अभी ये जो वाकया हुआ, पाकिस्तान में 5 मिनट में 500 मुख्तलिफ ट्विटर हैंडल पे एक ही जैसा जो ट्वीट था वो इन्होंने चलाना शुरू कर दिया। तो ये अब भारत का मीडिया चिल्ला रहा है, चीख रहा है, वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है। अब उसके नतीजे के अंदर जो है वो भारतीय अवाम जो है जाहिर है उसको इश्तियाल दिलाया जा रहा है और उनकी तवज्जो जो वक्फ बिल की वजह से पूरी कौम, मुसलमान जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज हैं, सिख जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, दीगर अकलियतें सरापा एहतजाज हैं, वहाँ नेक्सलाइट्स जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, जो 7 स्टेट्स के अंदर भारत के बैठे हुए जिसको रेड कॉरिडोर के नाम से पहचाना जाता है। ये वो तमाम बातें हैं जिनको भारत जो है वो उनकी तवज्जो अवाम की मबजूल कराना चाहता है। उन बुनियादी जो सियासी मामलात हैं उनसे हटा के वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो तमाम तवज्जो को मरकूज करना। अच्छा, मैं चाहूंगा अब्दुल्ला गुल साहब यहाँ एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा। भारत एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसी रियासत है जिससे उसके आसपास के सारे मुल्क तंग है। पाकिस्तान को तो एक मामला है ही पुराना, नेपाल उससे तंग है, बांग्लादेश का मामला भी ताजा है, हमने देखा, चाइना की बात आपको पता ही, आप हमसे बेहतर जानते हैं। इसके आसपास के दीगर जो ममालिक हैं, श्रीलंका, मालदीव, इन सबको उसने परेशान करके रखा है। तो खासतौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो फिलहाल कुर्बत हुई है बड़े अरसे के बाद, और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक बार फिर से नजदीक आएंगे, तो ये कई तरह से भारत इस मामले को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान को कैसे करेगा? अगर आप मुझे बोलने दें तो एक अपडेट है जो मैं शेयर करना चाहता हूं। जी राजदा, आप भी कीजिए प्लीज। जी राजदा जी, शहजाद, अभी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने एक्स पे एक मैसेज लिखा है जिसमें उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस मामले पर 24 अप्रैल थर्सडे मॉर्निंग को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जो है उसको कॉल कर लिया है, जिसमें इसी के हवाले से जो है वो बात की जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसको हंगामी बुनियादों पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी एड्रेस करने जा रही है। ये अभी की एक अपडेट है जो कि मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर दी। बिल्कुल सही। तो अब्दुल्ला गुल साहब, कल सुबह के लिए एक इजलास तलब कर लिया गया है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जाहिर है आंखें बंद करके तो नहीं बैठा, लेकिन शायद बहुत सोच समझ के, नाप तोल के जवाब देना चाहते हैं हम। क्या ये मुनासिब होगा?
देखिए, जहां तक दिफाई मामलात का ताल्लुक है तो पाकिस्तान को किसी नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग की कोई जरूरत कभी भी नहीं थी, क्योंकि हमें मालूम है पाकिस्तान की फौज एक इंतहाई प्रोफेशनल फौज है। पूरी दुनिया में इसकी प्रोफेशनलिज्म के चर्चे हैं। पिछले 2 साल से बरतानिया में होने वाले फौजी मुकाबलों में 149 ममालिक में हमेशा सफ़े अव्वल पे आई है, 1 नंबर पोजीशन पे आती रही है। इसलिए पहली बात यह है कि हमें मालूम है कि जब अगर खुदा न खास्ता भारत की जानिब से कोई इस किस्म की एडवेंचरिज्म की ख्वाहिश होगी तो उसका जवाब देने के लिए पहले से तयशुदा हिकमत अमली के ऊपर अमल किया जाएगा। ये बात तो तय हो गई। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जो होती है उसके अंदर मौजूदा सूरत हाल और उसके ऊपर सियासी और जो उसके ऊपर आपने डिप्लोमेटिक जो रद्द अमल देना होता है उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू होती है। तीसरी बात उसके अंदर यह है कि अभी आपकी दुनिया की 7 बड़ी एयरफोर्सों में जो फजाइया है उसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स को शुमार किया गया। तो भारत किसी ख्वाबो ख्याल में न रहे, ये उसके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। बेहतर यह है कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी जाती सियासत के लिए भारत को कुर्बान न करे, क्योंकि इस बार भारत माता कुर्बान होने जा रही है अगर उन्होंने इस किस्म का कोई अमल किया। दूसरी जानिब जो है आपने श्रीलंका और खिताई ममालिक की बात की, तो आप देख लें कि नेपाल की जो रॉयल फैमिली थी, ये तो बात अब सबको मालूम है कि उसको कत्ल करवाने वाले कोई और नहीं बल्कि रॉ के बदनामे जमाना जो प्लॉट था उसके जरिए वो हुआ। इसी तरीके से आप भूटान को देख लें, आप बांग्लादेश की आपने जिक्र किया। भारत को एक ये भी तकलीफ है कि भारत का जो सिफारती जो उनका तरीकाकार था बांग्लादेश के हवाले से और उनकी एक इतने सालों की इन्वेस्टमेंट थी जिससे जो है वो भारत को जो है वो बहुत तकवीयत मिल रही थी कि 50-55 साल गुजर गए थे और वो ये कह रहे थे कि जनाब हमने तो ये कर दिया और वो कर दिया और पाकिस्तान को तोड़ दिया। आज वहां भारत को जो है वो शिकस्त हुई, भारत के लोग जो थे उनको वहां से भागना पड़ गया। हसीना वाजिद दुम दबा के भारत भाग गई और भारत में वहां बांग्लादेश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना शुरू हो गए। कायदे आजम जिंदाबाद के और पाकिस्तान के परचम जो थे वो लहराए जाने लगे। उसके मुकाबले में जो शेख मुजीब थे उसके मुजस्मे जमीन बोस कर दिए गए और अल्लाह माफी दे उनके ऊपर गलाजत फेंकी। तो मकसद यहाँ ये है कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया। दूसरी जानिब श्रीलंका को देख लें, जाफना को देख लें, तमिल टाइगर का वाकया देख लें, आप चाइना को देख लें, यानी कि भारत के शर से कोई पड़ोसी महफूज नहीं और उसकी वजह उनकी चाणक्य पॉलिसी है। चाणक्य पॉलिसी के अंदर वो ये कहते हैं कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हारे पड़ोसी का पड़ोसी तुम्हारा दोस्त है। आप देख लें अफगानिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात कैसे हैं। तो फिर इसका मतलब यह है कि ये चाणक्य फॉर्मूला जिसके अंदर हमेशा झूठ बोलना सिखाया गया, जिसके अंदर छुप के वार करना शुरू किया गया, जिसके अंदर बताया गया कि आप जो है डिसेप्शन जो है वो इस्तेमाल करें, जिसके अंदर ये बताया गया कि आप जो है वो झूठे प्रोपेगेंडे करें, ये भारत की सरिश्त के अंदर मौजूद है। ये उनकी घुट्टी में पड़ा हुआ है क्योंकि उनकी बुनियाद झूठ और फरेब और मकर के ऊपर कायम है। सही। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, जो फौरी तौर पे भारत ने एक बड़ा काम किया है सिंध-तास मुआहदा कैंसिल करने का या मुअत्तल करने का, सस्पेंड करने का। वैसे तो इस मामले में आपकी बात सही है कि जो गारंटर्स हैं वो दरमियान में मौजूद होते हैं और कोई भी इतना बड़ा मुआहदा जो है वो इसको इतनी आसानी से सस्पेंड नहीं किया। लेकिन भारत अपनी मनमानी करने के लिए मशहूर है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बात हम जानते ही हैं कि दहाइयाँ गुजर चुकी हैं लेकिन ना हुकूक दिए कश्मीरियों को, उल्टा उनके ऊपर मजीद जुल्मों से दम बढ़ता जा रहा है। अगर ये सिंध-तास मुआहदे के भारत यानी इसको मुअत्तल करता है, पाकिस्तान के दरियाओं को, पाकिस्तान की ज़मीन को एक बड़ा खतरा होता है। हर साल हम मानसून में देखते हैं वो इजाफी पानी छोड़ देता है, हमें बड़ा सख्त नुकसान उठाना पड़ता है। इसको भी आप देख रहे हैं?
जी, मेरे ख्याल में सिंध ताश मुआहदा जो है बजाते खुद उसके ऊपर वो एक बहुत मुतनाज़ा मुआहदा है और एक मेरे ख्याल में हमें नहीं करना चाहिए था। अयूब खान साहब ने उस टाइम पे एक कमजोरी दिखाई थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इस सब से हट के क्या सुबह जो है वो पानी बंद कर देगा, तो ये नहीं हो सकता, इसमें वक्त लगेगा। और ये याद रखिए कि पाकिस्तान का पानी जो है वो कमजोर होता जा रहा है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और उसके अंदर भारत का बहुत बड़ा किरदार है। सतलुज और ब्यास जो दो दरिया है वो तो बिल्कुल खत्म हो गए और अभी रावी के ऊपर भी उसने बंद बांध दिए हैं, जब असल में तो रावी भी तकरीबन ना होने के बराबर रह गया। लेकिन इस सब के बावजूद देखें, पाकिस्तान प्यासा होके लड़ेगा नहीं, याद रखिए। प्यासा होने से पहले जो है वो जंग पाकिस्तान को करनी पड़ जाएगी अगर भारत ने इस किस्म का कोई काम किया, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, उसको अगर आप वायलेट करेंगे और दुनिया अगर आपका साथ नहीं देगी तो आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान अपनी जमीन को बंजर बना लेगा? इनकी ऐसी की तैसी भारत ये सोच भी नहीं सकता। जिस दिन पाकिस्तान अपने पूरे कद काट के साथ और अपने पूरे अज़म और हौसले के साथ खड़ा हुआ, यकीन माने कि भारत की जो है ना, फिर ये बात कश्मीर से दूर तक, कश्मीर तो है ही हमारा, लेकिन फिर हम देखेंगे कि दिल्ली और फिर आगे कलकत्ता और फिर आगे जो है जहान और भी हैं, वो फिर ऐसी कोई बात नहीं है। भारत की फॉल्ट लाइंस हमें पता है, 33 आजादी की मूवमेंट्स जो रजिस्टर्ड भारत के अंदर हैं वो चल रही हैं, 100 से ज्यादा वो हैं जो अनरजिस्टर्ड मूवमेंट्स हैं। फिर हम देखेंगे कि कहां कहां भारत की फॉल्ट लाइंस हैं, फिर हम भी जो है वो इंशाअल्लाह ताला उनको टिट फॉर टैट का जवाब देंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं अब्दुल्ला से करना चाहूंगी। जी राजा। अब्दुल्ला, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये हमला जो है ये उस वक्त ये सारा ड्रामा किया गया जिस वक्त अमेरिकी नायब सदर भारत के दौरे पर थे, इसका क्या लिंक देखते हैं आप कि अमेरिका के सामने पाकिस्तान को मिलान करना तो समझ में आ रहा है, लेकिन इससे और क्या गेन करना चाहता है हिंदुस्तान? देखें, सबसे पहले अपनी खोई हुई साख को जो है वो बहाल करना चाहता है, गैर मुल्की मीडिया के सामने अपना विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहता है। तीसरी चीज ये है कि वो दिफाई जो डील्स हैं उनके अंदर वो तेजी चाहता है कि कुछ उनको जो है दिफाई सतह के ऊपर कुछ चीजें मिल जाएं, और साथ ही साथ वो अमेरिका को इस्तेमाल करना चाहता है कि वो पाकिस्तान को कंट्रोल करे, कि कोई पाकिस्तान ऐसा ना हो कि भारत को कोई ऐसा जवाब दे दे जो भारत की तवक्को से बहुत ज्यादा हो। इसलिए माजी के अंदर भी उन्होंने बकायदा जब कारगिल के अंदर उनकी 2 डिवीजन फौज जो थी वो सरेंडर करने के लिए बैठी हुई थी, तो उस टाइम पे जनरल टॉमी फ्रैंक्स आया था और जो सेंटकॉम का कमांडर था, और उसने उस वक्त के सदर को कहा था पाकिस्तान के कि जनाब हम नहीं चाहते कि दुश्मन जो है वो भारत जो है वो दुनिया के सामने सरेंडर करे, इसलिए आप कोई मेहरबानी करें। मेरा ख्याल है कि वो गलत फैसला था, हमें सरेंडर करवाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब उस टाइम पे सदर थे और उन्होंने जो भी सोचा होगा उस वक्त के हालात के वो तो वही जानते हैं। लेकिन बहरहाल मकसद यहाँ यह है कि इस टाइम पे जो भारत की पोजीशन है वो हमदर्दियां वसूल करना, अपनी जो गिरती हुई उसकी साख है, खासतौर पे जो कनाडा के हवाले से एक बहुत बड़ा मुल्क और जाहिर है अमेरिका का एक चहेता मुल्क था डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले, तो इस वजह से वो कनाडा की जानिब से सिफारती पाबंदियां लगने के बाद भारत जो है अपने आप को आइसोलेशन का शिकार महसूस कर रहा था। फिर पाकिस्तान की आप देखें कि ज्वाइंट मिलिट्री और जो ज्वाइंट एक्सरसाइजेज हुई कमांडोज की, जिसके अंदर बकायदा पाकिस्तानी कमांडोज के साथ मिलकर रशिया ने, चाइना ने, सऊदी अरब ने, बहरीन ने, कतर ने, तुर्किया ने, ये तमाम ममालिक ने जब ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंडक्ट की तो ये भी भारत को जो है वो एक बहुत तकलीफ दे रहा है। फिर पाकिस्तान का जिस तरीके से एससीओ के अंदर जो एक कामयाब जो एससीओ का हमने इजलास कराया पाकिस्तान के अंदर, आप देखिए कि वो आपको बड़ा हैरान कुन इसलिए भी है क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान में जो इनके रूस का वफ्द जो था, जो कि भारत का यार समझा जाता है, सबसे बड़ा वफ्द जो था वो रूसी सिफारतकारों का था और रूसी कारोबारी शख्सियात का था। तो रूस भी जो है वो पाकिस्तान के करीब आ गया हुआ है। ये बातें भारत को जो है वो बहुत, जिस तरह से कहते हैं ना, दीमक की तरह खा रहे हैं। इसलिए भारत को ये तमाम जो मामलात करके ये कोशिश कर रहा है कि वो दुनिया की
हमदर्दियां समेटे, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं क्योंकि दुनिया जो है वो इन खेलों को जानती है। और खुद बिल क्लिंटन अपनी किताब माय लाइफ के अंदर ये तहरीर कर चुके हैं कि उनके आने पे जो वाकया हुआ था वो सन 2000 मार्च 20 को, तो ये यकीनन इसके अंदर उन्होंने कहा कि मुझे ये शक है कि ये भारत का अपना किया धरा था। सही। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, यहाँ एक और बात, पाकिस्तान जो है वो जो अंदरूनी इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान के अंदर की गई मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द, कई साल हमने जंग लड़ी है एक दहशतगर्दी के खिलाफ जो कि जिसका कोई चेहरा नहीं था, जिसका कोई नाम नहीं था, हम उनसे लड़ते रहे मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ शहरों में, और इस वक्त बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, और सब जगह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने जानों की कुर्बानी दी है, हमारे आवाम की जानों कुर्बान हुई हैं, लेकिन हमने उस पर फतह हासिल की है। आज वो दोबारा उससे सर उठाया है, दोबारा हम उनसे लड़ रहे हैं, लेकिन क्या हम 2 बार जीतने के बावजूद इन्फिल्ट्रेशन से लड़ने वाली दुनिया की वाहिद फोर्स है गालिबन पाकिस्तान की फोर्स, जो इतना बड़ा मुल्क और इन्फिल्ट्रेशन पे इस तरह से, दहशतगर्दी पे इस तरह से काबू पाने वाला मुल्क, भारत किस बलबूते पर पाकिस्तान जैसे मुल्क को, जो टाइम एंड अगेन टेस्टेड होता है कि वो मुख्तलिफ जगह की फोर्सेज से टेस्टेड है, मुख्तलिफ जगह के मैदानों में टेस्टेड है, उनको बार बार छेड़ के किस बलबूते पर यह करता है? देखिए, जहां तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है तो उसके अंदर भारत जो था वो अमेरिका का एलाई नहीं था, पाकिस्तान था जो कि अमेरिका के साथ खड़ा था। और दहशतगर्दी की इस जंग के अंदर $200 बिलियन से ज्यादा का पाकिस्तान को मुआशी नुकसान हुआ। इसके साथ हमने तकरीबन 1 लाख के करीब जो जानें थी वो इसके अंदर दे दी। आज भी अमेरिका का असला जो अफगानिस्तान में छोड़ा गया है वो पाकिस्तान में दहशतगर्द जो है वो हमारी रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस सब के बावजूद जो है वो मगरिब का झुकाव भारत की तरफ, तो हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि हमने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनानी है या लुक वेस्ट पॉलिसी के ऊपर कायम रहना है। तो वक्त ये है कि हमें फौरन अपने फैसले चंद मजबूत कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे और हमें ये दोस्त और दुश्मन, जो दोस्त नुमा दुश्मन है, उनमें पहचान करनी पड़ेगी। तीसरी बात इसके अंदर यह है कि भारत के ऊपर जब उनके दिफा के मिनिस्टर अमेरिका के आए थे, जनरल गालिबन मार्क मिली, तो उन्होंने उस टाइम पे जो है वो ये कहा था कि हमें 5000 ट्रुप्स चाहिए, जो कि भारत ने देने से अफगानिस्तान में इनकार कर दिया था। तो फिर भारत तो कभी भी उनके साथ नहीं खड़ा हुआ था। तो फिर ये तो समझने की बात है, पाकिस्तान दहशतगर्दी से आज भी लड़ रहा है। पाकिस्तान पे इस किस्म के इल्जामात जो हैं वो सिर्फ बेतुके और मनगढ़ंत और लग़्व और बेहुदगी के ऊपर मबनी है, जिनका कोई हकीकत से दूर दूर तक जो है वो ताल्लुक नहीं है। मैं समझता हूं कि मगरिब को ये सोचना पड़ेगा कि अगर उसने मजीद पाकिस्तान के ऊपर कुछ ऐसे सख्तियां की तो फिर पाकिस्तान जो है उनको मुकम्मल खैरबाद कह देगा। और एक ऐसा मुल्क जिसने हमेशा उनके जो साथ मिल के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निभाई है, अगर वो उनके हाथ से निकल गया तो फिर तो उनके लिए बहुत मसला है। दूसरा इसके अंदर पहलू ये है कि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जाए, कि मगरिब जो है वो दबाव बढ़ाएगा इस टाइम पे गजा के ऊपर पाकिस्तान सपोर्ट ना करे। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, अवामी सतह के ऊपर लोग बेदार हो रहे हैं। मैं और मेरी तंजीम तहरीक जवानान पाकिस्तान ने मुतअद्दद पाकिस्तान में जलसे किए और दीगर जमातों ने भी जो है वो जलसे जुलूस जारी रखे हुए हैं। एक पब्लिक ओपिनियन हम क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो है वो आप देखें कि उनका इस कहना है मगरिब का कि आप ईरान से दूरी इख्तियार करें ताकि पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट कर दे ईरान को। ये मुमकिन नहीं होगा क्योंकि बहरहाल ईरान हमारा पड़ोसी बरादर मुल्क है। तीसरी चीज जो है वो इसराइल को तस्लीम करने की बात है कि मगरिब जो है वो हम पर दबाव बढ़ाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो तस्लीम करे और इसराइल को। और चौथा और आखिरी नुक्ता यह है कि वो चीन से अपने आप को दूरी करे, और अगर दूरी नहीं कर सकता तो कम से कम इतना करे कि वो अमेरिका को जो है वो ज्यादा वेटेज दे बजाय इसके कि चीन को। ये भी पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं होगा क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो हमने तय कर ली हैं और उनके ऊपर पाकिस्तान जो है वो अपनी मजबूती से कारबंद खड़ा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर तहसीलकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय से आगाह कर रहे थे। उनका कहना था कि इतना आसान नहीं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को दबाया जा सके और पाकिस्तान को फौरी तौर पर रिटेलिएट करना चाहिए जवाबी इक़दामात के जरिए। अभी सब्सक्राइब करें
ताकि कोई खबर रह न जाए।